and welcome to my channel Base to Big. So we will cover over here chapter 1 of class 7 NCERT history. ठीक है, तो चैप्टर 1 को हम लोग कवर करेंगे NCERT। हम लोग इसको है ना, वी विल कवर इट इन 4 पार्ट्स। 4 पार्ट में हम लोग कवर अप करेंगे ताकि जो आपको पढ़ने में सुविधा हो और समझने में सुविधा हो। ठीक है, and one more thing, please like this video and please subscribe our channel and please press the bell icon so that you never miss an update from our channel. Okay, so moving forward, tracing changes through 1,000 years. तो क्या मीनिंग है यहाँ पे देखो, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1,000 years। हजारों साल में जो घटना घटी है ना, उस चीज़ को क्या क्या चेंजेस हुए हजारों साल से अभी तक में, क्या क्या चेंजेस हुए, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सबसे पहले आपको मैं ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक मैप आपको दिख रहा होगा, है ना। एक मैप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं। ये मैप देखो, ये मैप है ना, जो ड्रॉ किया गया था, एक जोग्राफर थे, उनका नाम था अल इदरीसी, जो 12th सेंचुरी में हुआ करते थे। उस समय में वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को यहाँ पे दिखाया, और यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे है ना अरब अरब भाषा में लिखी हुई है। ठीक है, अरब भाषा में, अरबिक में लिखी हुई है हम लोगों को, तो इसलिए तो हम लोगों को ना अरब भाषा तो हम लोगों को आता नहीं, तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे देखो कि पहले हमारा जो सब कंटिनेंट था वो कैसा दिखता था, है ना, ये यहाँ पे बताया गया है हम लोगों को। तो चलते पढ़ते पढ़ते आगे हमको समझ में आएगा कि क्या 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 चेंजेस आई हैं। ठीक है, चलिए। सो देखिए, इस मैप को देख सकते हैं आप, मैप 1 एंड 2। यहाँ पे 1 है, जो पहले वाला मैप मैंने फर्स्ट पेज पे दिखाया आपको, है ना। ये जो मैप है फर्स्ट पेज पे दिखाया मैंने, इसके साथ में आपका है ना मैप 2 भी देख लीजिए, थोड़ा सा आइडिया आप रख लीजिए। ये मैप 2 है। ठीक है, तो कैसे चेंजेस आए हैं देखिए मैप में, पता भी नहीं चलेगा आपको ऊपर वाला मैप अगर आप देखने जाएंगे तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सो दिस मैप 1 वॉज मेड इन 1154 CE। अब देखो, इससे CE मतलब आप लोग जानते हो, क्रिश्चियन, आपको कॉमन एरा बोलते हैं, है ना। जो क्रिश्चियन के जो जीसस क्राइस्ट थे, उनके AD, मतलब उनके बर्थ के बाद की घटना है। 1154 AD, जिसको हम AD को हम CE भी बोलते हैं, कॉमन एरा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो मैप बनाया गया था 1154 AD, मतलब जीसस क्राइस्ट के ठीक इतने साल बाद में, जितना लिखा है उतने साल बाद में, कॉमन एरा। और BC मतलब आप लोग जानते हैं बिफोर कॉमन एरा, और BC भी बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट ना, तो वो अलग हो गया। तो ये उसके बाद की है। ठीक है, जो कहानी है अभी, है ना। ठीक है जी, चलिए फिर चलते हैं। इसको किसने बनाया था? अरब जोग्राफर थे अल इदरीसी, उन्होंने इसको बनाया था। द सेक्शन रिप्रोड्यूस्ड हेयर इज अ डिटेल्ड ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट। यहाँ पे जो सेक्शन दिया गया है वो इंडियन सब कंटिनेंट के ऊपर दिया गया है। जो मैप ऑफ द वर्ल्ड उन्होंने बनाया था, है ना, मैप ऑफ द वर्ल्ड। ये मैप ऑफ द वर्ल्ड के मैप ऑफ द वर्ल्ड जो बनाया था, उसमें से जो इंडियन सब कंटिनेंट को यहाँ पे दर्शाया गया है। अरब भाषा में ये प्लेसेस लिखी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। मैप 2 कब बना था? 1720s में बनाया गया था। एक फ्रेंच कार्टोग्राफर थे। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि कार्टोग्राफर है क्या? देखिए, कार्टोग्राफर सिंपल चीज़, जो मैप्स बनाते हैं। ठीक है, जो मैप के कारीगर हैं उनको कार्टोग्राफर बोला जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, एक ए पर्सन हु मेक मैप्स। ठीक है, द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट, है ना, दोनों मैप डिफरेंट है, आपको दिख ही रहा है दोनों मैप। इवन दो दे आर ऑफ द सेम एरिया, देखो सेम एरिया के हैं फिर भी अलग अलग दिख रहे हैं ना। मतलब क्या हुआ कि चेंजेस हुई हैं। जब 1154 में वो मैप, मतलब इंडिया की सब कंटिनेंट कैसी थी, और 1720s में सब कंटिनेंट कैसी दिख रही है, मतलब चेंजेस कैसे आए हैं, है ना। तो दे आर ऑफ द सेम एरिया इन ऑल, इन अल अदरीसीज मैप, सॉरी, इन अल अदरीसी के जो मैप है, साउथ इंडिया इज़ वेयर वी वुड एक्सेप्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया, एंड श्रीलंका इज़ द आइलैंड एट द टॉप। देखो यहाँ पे बताया गया है कि जो आप लोग दोनों मैप को अगर देखोगे अच्छे से, देखो आप लोग अपने बुक में थोड़ा सा नोटिस कर लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 पेज को एक साथ लेना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे आप लोग चेकआउट करोगे। ठीक है, मैप्स को। तो साउथ इंडिया में जो है ना, साउथ इंडिया कहाँ दिख रहा है कि जहाँ पे आज नॉर्थ इंडिया होना चाहिए वहाँ पे साउथ इंडिया है, और श्रीलंका जो है आइलैंड जहाँ नीचे होना चाहिए वो टॉप में है। ठीक है, प्लेसेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरबिक, पहले बताया था तुमको, प्लेसेस के जो नेम्स है आपको अरबिक में मार्क किए गए हैं। और यहाँ पे भी देखो कितने छोटे छोटे राइटिंग्स है, वो दिख नहीं रहे हैं आपको, बस आपको एक आइडिया रखना है आपका। ठीक है, तो ये जो है अर्ली 18th सेंचुरी में बनाया गया था, द सब कंटिनेंट फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी।
एटलस नोवे ऑफ गुलेलम गुइलेलामे डी एस्ले, ठीक है, जो ये बनाए थे। तो उनका नाम थोड़ा काफ़ी बड़ा है, थोड़ा प्रोनाउंस करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं अरबिक में था। तो चलिए उसके बाद में लोग देखते हैं, एंड देर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कन्नौज। कन्नौज आप लोग वेल नोन नेम यहाँ पे देख सकते हैं इन उत्तर प्रदेश, जो कि इस मैप में क्वानाउज बोल के प्रोनाउंस किया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मेंशन किया होगा क्वानाउज बोल के, जो है ना क्वानाउज। देखिए यहाँ पे क्वानाउज जो है ना, क्वानाउज बोल के बताया गया है। मैप 2 वॉज मेड अर्ली 600 ईयर्स आफ्टर मैप 1। मैप 1 ना नियरली जो आपके 600 ईयर्स के बाद में मैप 2 को बनाया गया, मैप 1 के, ड्यूरिंग विच टाइम इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब कंटिनेंट हैड चेंज्ड कंसिडरेबली। जिसके बाद में है ना, जो पता ही चल जाता है कि आपका जो टाइम है इन्फॉर्मेशन के लिए, तो वो चेंज काफ़ी हुआ है। द मैप सीम्स मोर फेमिलियर टू अस एंड द कोस्टल एरियाज इन पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल्ड। दिस मैप वॉज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन देयर वॉयजेस। ये मैप के कोस्टल एरिया को अच्छे से दर्शाया गया है। हम लोग को भी इतना नहीं मालूम होगा जितना कोस्टल एरिया उनको मालूम था, क्योंकि वो वॉयज करते थे तो ज़्यादातर कोस्टल एरिया से ही रिलेटेड वॉयज करते थे, मतलब बिजनेस करते थे, अपना शिप लेके जाते थे, तो उनको उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज होती थी, कौन सा जगह कहाँ पे, तो उस हिसाब से उन्होंने इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया है। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, इसके इतना इम्पोर्टेंट आपको नहीं है, आप खुद पढ़ सकते हैं। ये जो पार्ट दिया गया है, ये दिस पार्ट यू कैन रीड इट, आपको एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको ये पार्ट पता चल जाएगा कि क्या एक्चुअली बताना चाहता है। कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। इक्वली इंपॉर्टेंट इज द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफर्ड इन 2 पीरियड। देखो ये भी इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है कि कार्टोग्राफी जो थी वो अलग अलग पीरियड में अलग अलग थी, ठीक है, अलग पीरियड में अलग थी। उससे हमको पता ही चल जाता है, ऊपर में अगर मैप 2 देखेंगे और मैप 1 की डिफरेंस देखेंगे तो हमको पता भी चल जाएगा कि कार्टोग्राफी में डिफरेंस रह चुकी है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, और चलो एक चीज़ यहाँ पे आपको बताया गया कि व्हेन हिस्टोरियंस रीड डॉक्यूमेंट्स, मैप्स एंड टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट, दे हैव टू बी सेंसिटिव टू द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वॉज प्रोड्यूस। तो देखो जब हिस्टोरियंस है ना ये डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, मैप को देखते हैं या फिर टेक्स्ट को पढ़ते हैं पास्ट से रिलेटेड, है ना, तो उनको थोड़ा सा ना अब डिफरेंट हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड्स होती थी उनके बारे में थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ता है, कि अच्छे से उनको थोड़ा सा मतलब चीज़ों को मतलब नॉलेज में लाना पड़ता है, ताकि वो जो अब हमको जो इन्फॉर्मेशन दे सके ना, इन्फॉर्मेशन दे सके वो एक्यूरेट हो, ताकि उस समय देखो दूसरी कोई जानकारी की मतलब कोई तरीका नहीं था, देयर वाज नो वे ऑफ अदर थिंग, है ना, कोई भी दूसरा चीज़ जो था वो जानकारी के लिए हमारे पास अवेलेबल नहीं था, तो इन चीज़ों को वो बहुत सेंसिटिविटी के साथ प्रोड्यूस करते थे हमारे को। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़। देखिए पुराने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं और न्यू कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, देखते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए, तो ये देखिए, if the context in which information is produced changes with time, what about language and meanings? अगर कॉन्टेक्स्ट है ना, जो भी है कॉन्टेक्स्ट है, जो इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस किया गया है वो अगर टाइम के साथ चेंज करते होते हैं तो लैंग्वेज और मीनिंग्स का क्या क्या हुआ होगा। तो देखते हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन ए वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड्स थे अलग अलग लैंग्वेजेस में प्रोड्यूस हुए थे। देखिए जाहिर सी बात है, अगर कोई इंडियन वाला होगा तो वो इंडियन लैंग्वेज में प्रोड्यूस करना चाहेगा, वो या फिर कोई अरब वाला होगा तो जैसे हम लोगों ने मैप 1 पे देखा है तो वो अरबिक में प्रोड्यूस करना चाहेगा। तो इसीलिए डिफरेंट लैंग्वेज है ना, वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस थी, तो अलग अलग लैंग्वेजेस थी। ठीक है, और ये चेंज भी हुई है टाइम के हिसाब से, तो चेंज भी हुई है। तो मिडाइवल पर्शियन फॉर एग्जाम्पल इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन। तो पहले के जो मिडाइवल पर्शियन थे, मिडाइवल देखो 3 एज होते हैं, एक एंशियंट जो बहुत पहले की बात है, मिडाइवल मतलब मिडिल एज, और जो होता है प्रेजेंट एज या फिर मॉडर्न जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो मिडिल पर्शियन एक एग्जाम्पल है कि मॉडर्न पर्शियन से तो डिफरेंट होगी। ठीक है, द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विथ रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकैबुलरी, द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स ऑल्सो चेंज ओवर टाइम। तो देखो डिफरेंस जो सिर्फ ग्रामर और वोकैबुलरी में ही चेंजेस आए हैं ऐसी बात नहीं है भाई, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मीनिंग्स जो हैं वर्ड्स के वो भी चेंज हुए हैं।
ठीक है, वो भी चेंज हुए हैं, मीनिंग जो वर्ड के हैं ना वो भी चेंज हुए हैं। जैसे समझ लो, एक एग्जांपल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। देखिए, टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जांपल, टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया द मॉडर्न नेशन स्टेट। ठीक है, पहले जो था हिंदुस्तान को ही पकड़ लो फॉर एग्जांपल, तो इसको हम लोग इंडिया के नाम से जानते हैं, है ना। लैंग्वेज में भी चेंज आया, वर्ड में भी चेंज आया, और आपके जो ग्रामर और वोकेबलरी में तो चेंज आया ही, और मीनिंग में भी चेंज आया है। ठीक है, व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन 13th सेंचुरी बाय मिनहाज सिराज, ठीक है, एक क्रॉनिकलर हु रोट इन पर्शियन। ठीक है, जो इस समय की बात है जब ये टर्म 13th सेंचुरी में यूज़ हुआ था। इन जो ये व्यक्ति का नाम कहा गया है मिनहाज सिराज, जिन्होंने पर्शियन में लिखा था। ठीक है, तो ही मेंट द एरियाज ऑफ पंजाब, तो उनका मतलब हिंदुस्तान का मतलब क्या बोला गया था, उनका मेन चीज़ किसको दर्शाया गया था कि पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में जो लैंड्स है उनके बारे में बेसिकली उन्होंने जिक्र की थी। मतलब उनका कहने का मतलब हिंदुस्तान से सिर्फ वही चीज़ें थी, वही कुछ स्टेट्स थी, ठीक है, जिनका नाम यहाँ पे बताया गया है। ही यूज द टर्म इन पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड्स दैट वर पार्ट ऑफ द डोमिनियंस ऑफ द दिल्ली सुल्तान, तो वो ये पार्ट सिर्फ यूज़ करते थे दिल्ली सुल्तान का, जहाँ तक डोमिनियन था, जहाँ पर उनका शासन था, वहाँ तक सिर्फ उसी पार्ट को उन्होंने हिंदुस्तान के नाम से दर्शाया है। द एरियाज इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ सुल्तानत, बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। तो देखो, इंडिया ही जो है ना, जितना तक पार्ट उनको सुल्तानत जो वो जितना पार्ट है ना दिल्ली सल्तनत ने कवर किया था, उतना ही पार्ट उन्होंने नाम दिया था। ठीक है, उतना ही पार्ट को दर्शाया उन्हें, उतना सा ही पार्ट को आपका साउथ इंडिया के नाम, सॉरी, इंडिया ही बताया है, हिंदुस्तान बताया। बाकी साउथ इंडिया का जो नाम है ना, साउथ इंडिया को उन्होंने कहीं पे मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। बाय कॉन्ट्रास्ट, in the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna and culture of the inhabitants of the subcontinent। देखो, बाबर ने फिर क्या किया, बाबर ने हिंदुस्तान को किस चीज़ मतलब क्या बताया हिंदुस्तान को उन्होंने ज्योग्राफी डिस्क्राइब किया। हिंदुस्तान को उन्होंने ज्योग्राफी कहा है। किस चीज़ का ज्योग्राफी, जो तो फौना है, ठीक है, मतलब एनिमल्स, फौना में फ्लोरा तो मतलब आप लोग जानते हो, फ्लोरा मतलब एनी प्लांट्स, एंड फौना मतलब मीन्स एनिमल्स। ओके, एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कंटिनेंट। देखो, जो भी उनका मतलब जो उनकी जो समझने का तरीका था, या फिर उनका जो कहने का, बाबर जी का जो वो कहना चाहते थे कि हिंदुस्तान मतलब होता है जो लोग वहाँ पे रहते हैं, या फिर जो एनिमल्स, या फिर जो भी लोग रहते हैं वहाँ पे, और उनकी जो लाइफस्टाइल है, ठीक है, रहने वालों की जो लाइफ स्टाइल है, उस चीज़ को उन्होंने हिंदुस्तान कहकर दर्शाया है। तो हम लोग देख ही सकते हैं, एज वी विल सी लेटर इन दिस चैप्टर, दिस वॉज समवट सिमिलर टू द वे ऑफ द 14th सेंचुरी पोइट अमीर खुसरो यूज द वर्ड हिंद। ठीक है, उसके बाद में फिर देखो, अमीर खुसरो ने भी 14th सेंचुरी का पोइट जो थे, बहुत पॉपुलर पोइट है अमीर खुसरो, याद रखिएगा आप इस चीज़ को। ठीक है, तो ये बाबर के समय की बात कर रहे हैं, बाबर के समय पे, है ना। तो अमीर खुसरो जो हैं, ठीक है, उन्होंने हिंद कहा था, है ना, हिंद नाम दिया था, या फिर कहा था। वाइल द आइडिया ऑफ द जोग्राफिकल एंड कल्चरल एंटिटी लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट, तो इसी वजह से है ना, जो कल्चरल एंटिटी है, जोग्राफिकल एंटिटी है, इंडिया अभी भी चलता है, अभी भी इस नाम से हम लोग चलते हैं। द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग्स विच वी एसोसिएटेड विद इट टुडे। तो जो हिंदुस्तान है, उससे हम लोग पॉलिटिकल या फिर नेशनल मीनिंग हम नहीं दर्शाते हैं उस चीज़ से। तो हम लोग इंडिया से ही पॉलिटिकल या फिर नेशनल मीनिंग कहीं पे अगर जाते हो, देखो, तो वहाँ पे क्या बोलोगे आप कि कहाँ से, मतलब ज़्यादातर कम ही बोलते हैं, हिंदुस्तान लोग कम ही पहचानते हैं, है ना। तो वो इंडिया अगर बोलोगे तो ज़्यादातर उनको फ़र्क पड़ता है, या फिर समझ में आ जाता है कि हाँ भाई चलो इंडिया बोल रहे हैं। देखो, हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म्स दे यूज बिकॉज दे मीन डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट। टेक फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर, इट इज़ यूज टुडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन। In the medieval period, a foreigner was any stranger who appeared, say, in a given village, someone who was not a part of that society or culture. In Hindi, term Pardesi might be used to describe such a person, and in Persian, Ajnabi. तो देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो हिस्टोरिकल्स है ना, वहाँ हिस्टोरियंस है, जो उनको बताया गया कि जो कुछ कुछ ऐसे चीज़ें उनको ध्यान से यूज़ करना चाहिए। ठीक है, उनको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए कि कौन से वर्ड को हम किस जगह पे यूज़ कर रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं भाई। ठीक है, जैसे फॉरेनर मतलब हम लोग अभी क्या समझते हैं, अभी हम लोग फॉरेनर मतलब ये समझते हैं कि चलो कोई भी जो इंडियन नहीं है, कहीं बाहर कंट्री से आया है, उसको हम बोलते हैं फॉरेनर है। पर पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। पहले के ज़माने में क्या बोला गया था, पहले के ज़माने में फॉरेनर मतलब होता था क्या, कि कोई भी अलग गाँव से आ रहा हूँ,
क्योंकि देखो उस समय पे तो एक गांव से जाना दूसरे गांव पे पॉसिबल बहुत ही मुश्किल होता था कि कहीं और चले गए, समझ लो दिल्ली से कोई पटना जाना हो या फिर बिहार जाना हो या दिल्ली से कहीं पे और जाना हो, तो वो ट्रेन का व्यवस्था नहीं था, ठीक है, ना तो फ्लाइट्स थे अभी की तरफ से, बैठ गए सर से उड़ के चले गए, ठीक है, तो वैसा है ना नहीं था, ठीक है। तो वो चीज़ को, वो जब है ना कोई भी दूसरे लोग आते थे, दूसरा कल्चर ट्रेडिशन फॉलो करते थे दूसरे एक गांव से दूसरे गांव में आकर, तो वो उनके लिए अजनबी की बात, मतलब एक अनकॉमन सी बात होती थी, तो वो लोग पास्ट में उनको ही फॉरेनर कहा जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो परदेसी भी, अब तो हिंदी में जानते हो, परदेसी भी कहा जाता है और पर्शियन में इसको अजनबी कहा जाता है, ठीक है। सिटी ड्वेलर, अभी देखो अभी क्या बोला है, ए सिटी ड्वेलर देयर फोर माइट हैव रिगार्डेड एज फॉरेस्ट ड्वेलर एज ए फॉरेनर, तो इसको हम लोग फॉरेनर भी बोलते हैं, सिटी ड्वेलर या फिर जो फॉरेस्ट ड्वेलर है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है। बट टू पीजेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट फॉरेनर्स टू ईच अदर इवन दो दे मे हैव डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में क्या बोला है कि देखो, अगर एक ही गांव से दो व्यक्ति हो, एक ही गांव से दो व्यक्ति अगर रह रहे हैं, या फिर दो पीजेंट्स रह रहे हैं, पीजेंट्स जो पता ही है दूसरे के खेत में जो भी मतलब काम करते हैं उनको पीजेंट्स कहा जाता है, ठीक है, या फिर एक आप मान के चलो एक फार्मर टाइप में मान के चलो, ठीक है, पीजेंट्स जो हैं, ठीक है, खेती बाड़ी करने वाले, तो अगर वो सेम विलेज में रहते हैं ना, तो उनको हम फॉरेनर नहीं कह सकते, ठीक है। उनको हम फॉरेनर क्यों नहीं कह सकते थे, क्योंकि भले ही वो एक रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड उनकी अलग अलग थी, फिर भी हम उनको फॉरेनर नहीं कह सकते थे, क्योंकि वो दूसरे जगह से नहीं बिलोंग करता था, है ना, कोई भी दूसरे विलेज से नहीं बिलोंग करता था, वो सेम विलेज से बिलोंग करता था, जगह उनकी, प्लेस उनकी सेम थी। तो प्लेस कंडीशन, एक मेन कंडीशन है प्लेस, ठीक है, प्लेस ही एक ऐसा कंडीशन है, या फिर प्लेस या फिर विलेज एक ऐसा कंडीशन है जो उनको फॉरेनर मतलब नहीं दर्शाता था, उन लोगों को फॉरेनर कहकर नहीं दर्शाया जाता था, ठीक है। तो अभी जैसे है ना कोई भी अभी क्या होता है, कंट्री से फॉरेनर होता है। अभी हम लोग का देखो कितना चेंज हुआ है, पहले एक विलेज से दूसरे विलेज के लोगों को अगर आते थे, या फिर एक विलेज से दूसरे विलेज में लोग आते थे, तो उनको फॉरेनर कहा जाता था, ठीक है। अभी क्या हो गया है, देखो कितना चेंज हो गया है, अभी कोई दूसरा कंट्री से अगर आपके कंट्री में आ रहा है, दूसरा ट्रेडिशन या फिर कल्चर फॉलो कर रहा है, तो उसको हम फॉरेनर करते हैं। अभी हम इंडिया के कहीं के भी लोग कहाँ आ जाए, हम लोग फॉरेनर नहीं कहेंगे। सपोज केरला के लोग सपोज कश्मीर में जाए, तो उसको हम फॉरेनर नहीं कहेंगे, ठीक है। अभी है ना इंडिया यूनाइटेड है, ठीक है, इंडिया है ना एक है, ठीक है, समझ में आया चीज को, ठीक है। तो फॉरेनर पहले विलेज के अलग अलग लोग जो दूसरे विलेज से बिलोंग करते थे उनको फॉरेनर कहा जाता था, और अभी जो दूसरे कंट्री से बिलोंग करते हैं उनको फॉरेनर कहा जाता है, ठीक है। होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। अगर आपको टॉपिक शायद समझ में आ गया होगा। अगर इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग दिस टॉपिक, प्लीज फ्री टू कॉन्टैक्ट अस एंड leave your question or queries in the comment box. And this is our first part. We are ending our first part over here, okay. From in the next video we'll continue the rest other parts, okay. So if you like our initiative, please share this video, like this video, and please subscribe our channel and press the bell icon so that you never miss an update from our channel, okay. Thank you so much, और बहुत अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय।